अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है? कल 1 नेशन 1 इलेक्शन पर वोटिंग हुई और वहां बीजेपी को सिर्फ 269 वोट मिले हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। 20 बड़े बीजेपी के सांसद, जिसमें 3-4 केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो संसद में नहीं आए। सोचिए, कहां 2/3 लगभग 362 सांसदों का समर्थन चाहिए था, लेकिन बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं कर पाई। तो क्या यह सरकार गिर जाएगी और क्या विपक्ष अब हमलावर है? इसी बीच संसद में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए किया, उसके बाद पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इससे काफी खफा हैं और वो ताक में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है? क्या अमित शाह को अपनी माफी मांगनी पड़ेगी? क्या बाबा साहेब का अपमान महंगा पड़ेगा? और क्या चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों से नाराजगी मोल ले सकते हैं? क्या एससी समाज से नाराज मोल ले सकते हैं? क्या बाबा साहेब के अनुयायियों से मोल ले सकते हैं? क्या एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, शोषित, वंचित, इस देश के 90% लोग जो बाबा साहेब की वजह से अपने संवैधानिक अधिकार को पा रहे हैं, उन सबका ये विरोध झेल पाएंगे? जी हां, पहले मैं बात कर लूं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। कल संसद में वोटिंग हुई, बीजेपी को सिर्फ 269 वोट मिले। उनके 20 सांसद लापता रहे, जिसमें नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। कहा जा रहा है कि व्हिप के बाद भी ये सांसद नहीं आए। तो क्या बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद खुद भी चाहते हैं कि ये सरकार, ये बिल गिर जाए? अब अगर 241 का आंकड़ा है बीजेपी के पास, अगर इसमें से 20 घटा दे तो 220 का आंकड़ा बचता है। सरकार 272 से चलती है। कल 269 वोट आए हैं, मतलब 3 वोट ऐसे भी समर्थन से कम है। अगर नैतिकता के आधार पर कहा जाए तो यह सरकार को बहुमत नहीं है। जब कोई वोटिंग होती है पार्लियामेंट में और कम सीट आए, कम वोट आए बहुमत से, तो वो सरकार के लिए खतरनाक होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन इसी बीच तमाम लोग अटकलबाजी कर रहे हैं कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बीजेपी में ही बगावत है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जो भी मिला है वो वोट की वजह से मिला है। अगर वोट का दबाव न हो तो ना आपको नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे। सोचिए किस तरह से पहले वोट लूट लेते थे। जब पहले चुनाव होता था तो लोग अपने नौकरों को जिताते थे, अपने दरवाजे पर बूथ लूटते थे। तब पैरामिलिट्री फोर्स तो छोड़ दीजिए, एक चपरासी भी उसको देखने के लिए नहीं होता था। लेकिन जैसे ही दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट डालने लगे, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने लगे, तभी से पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया गया। और जब दलित, पिछड़ों का राजनीतिक रूप से उभार होना शुरू हुआ तो ये कांग्रेस ने ईवीएम ले आया और बीजेपी ने उसको लागू कर दिया। ये सब जानते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी तमाम तरह की लोग चिंताएं कर रहे हैं कि एक साथ अगर पूरे देश में चुनाव होगा तो इंदिरा गांधी की मोनोपोली आ जाएगी। जब एक देश में एक साथ चुनाव होता था तो इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह की सरकार बर्खास्त कर देती थी, केरल की सरकार बर्खास्त कर देती थी। क्या वही डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश है? और सवाल है कि क्या बीजेपी का हिंदू बनाम मुस्लिम वाली राजनीति तो चल रही है, जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ये सरकार टिकी है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दम पर। क्या चिराग पासवान बिहार में मुस्लिम वोटों के बगैर सरवाइव कर पाएंगे? क्या चिराग पासवान एससी, एसटी, ओबीसी के वोटों के बगैर सरवाइव कर पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी का वोट नहीं चाहिए? और क्या चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम और एससी समाज का वोट नहीं चाहिए? यह बहस इसलिए शुरू हो गई कि जिस तरह से अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का जिस तरह से नाम लिया
और जिस तरह से उनके सम्मान को फैशन कहा, उसके बाद बवाल कटा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरी पार माफी मांगो ट्विटर पर ट्रेंड है। और क्या नाम लूं मैं आपको, कोई एक शख्स इस देश का जो SC ST OBC से हो, बहुजन समाज से हो या न्यायप्रिय हो, जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी संविधान में भरोसा रखता हो, वो सब अमित शाह को ट्रोल कर रहे हैं। इतना तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अरबों खरबों के IT सेल भी नहीं करवा पाया होगा। सोचिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद सवाल पूछ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी सवाल पूछ रहे हैं, यहां तक कि कुमारी शैलजा, तो वो तमाम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के लोग साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं कि आपके जहन में क्या है। सोचिए बीजेपी ने, एक अमित शाह के बयान ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही है RSS की सोच, क्या यही है बीजेपी की सोच। सोचिए इस देश में आज भी जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। अभी सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र में संविधान का और बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हुआ, उसके बाद उस प्रोटेस्ट में एक SC समाज के युवक की हत्या हो गई। तो क्या अमित शाह के ये बयान ताकत नहीं देता है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में उस व्यवस्था को जिसमें उस युवक की हत्या कर दी गई। पहले कहा गया कि वो युवक बीमार था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि पुलिस की कस्टडी में पिटाई की वजह से इंटरनल चोट लगी थी और उनकी मौत हुई है। तो सोचिए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सत्ते में है, अमित शाह के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, संसद में पूरा विपक्ष वॉकआउट कर रहा है और सबके हाथों में बाबा साहब की तख्तियां हैं। तमाम इस देश के SC ST OBC के तमाम, आज सोशल मीडिया पर SC ST OBC का दम दिख रहा है, बहुजन समाज का दम दिख रहा है और पार्टी के ऊपर तमाम SC ST OBC के लोग अमित शाह से माफी मांगने की डिमांड कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक बयान अमित शाह को बहुत भारी पड़ेगा और इस फैसले, इस बयान के बाद जरूर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सोच रहे होंगे कि क्या उनको इस सरकार में बने रहना चाहिए। कई तरह के लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं करेगी। वो तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का अहंकार था कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया, नहीं तो ये सरकार 241 पर सिमट गई थी। कहां 400 पार की हवा निकल गई थी। 241 में से अगर 20 और घटा दीजिए, 25, 12, 5, 17, 18, 20 यहां से घटा दीजिए तो ये सरकार बन नहीं रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार एक बड़ा मिस्टेक हुआ है अमित शाह से। वैसे भी अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो साम दाम दंड भेद। राजदीप सरदेसाई ने खुलासा किया कि अमित शाह जब पहला चुनाव कॉलेज में लड़ रहे थे, वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और अमित शाह को लगा कि वो फोन नहीं करेंगे, तब इन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और तमाम छात्राओं के घर फोन करके कहा कि आज कॉलेज में बवाल हो सकता है, आप अपने घर के बच्चियों को स्कूल कॉलेज मत भेजिए। आप सोचिए इस माइंडसेट का आदमी जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं, रोज तरीपार कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं वो भी बैकफुट पर हैं और अमित शाह के इस भाषण ने पहली बार उनको लगा है कि इस बार कांग्रेस से पाला नहीं पड़ा है। दरअसल कांग्रेस का 60 साल का जो सत्ता रहा है वो इतना बदबूदार रहा है, बाबा साहब के अपमानों से भरा रहा, ये सच है। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी। आज SC ST OBC के 90% लोग जागरूक हैं। इस देश में सबसे ज्यादा PhD बुद्धिस्ट समाज के लोग किए हुए हैं। तो अब बाबा साहब का अपमान करके आप नहीं बच सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं और ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वहीं चिराग पासवान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। या तो अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के लिए तैयार रहिए। संसद की ये तस्वीरें हैं, सबके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है। मैं फिर कह रहा हूं, लोग अदब से, सम्मान से डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब बोलते हैं, उनको हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं बोलते, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं उनके। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जो आपने शुरू में सुना और अब सुन लीजिए एक बार, इससे लगता है अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।
कि वो ये भाषा जो है वो उनके जहन से निकली है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई और इस बार वो विपक्ष के निशाने पर ही नहीं है बल्कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी का उन्होंने झकझोर दिया। और लोगों को लगता है कि ये बाबा साहब का अपमान है और इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है बीजेपी की, क्योंकि बाबा साहेब अब इस देश के लिए 90% लोगों के लिए इमोशनल मामला भी है। अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि अगर इतना भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग मिल जाते, लोगों को लगता है कि उनका स्वर्ग, उनका अधिकार सब बाबा साहेब के संविधान से मिला है। उनके लिए बाबा साहेब किसी भी भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाबा साहेब इस साक्षात भगवान है, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी का नैया पार लगाया, उनको संवैधानिक अधिकार दिया है। वो बुद्ध को लाए हैं जमीन पर, बुद्ध के विचार को जो फिर से जिंदा किया है, धम्म की दीक्षा लेकर सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को फिर से जिंदा किया है, जिसको दफन कर दिया गया था। वो फूले कबीर रविदास को अपना आदर्श मानकर चलते हैं, साहू जी महाराज को, शिवाजी महाराज को। तो ये तमाम न्यायप्रिय संत गाडगे हों, तमाम न्यायप्रिय लोग को उन्होंने जिस तरह से इतिहास में पिरोया है, बाबा साहब का मान सम्मान अब घर घर में है। और जैसे जैसे SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक लोग पढ़ते जा रहे हैं, वो गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अंधविश्वास कर्मकांड से उनको दूर बाबा साहब ने किया है, संवैधानिक अधिकार दिया है और जीने का अधिकार, सम्मान का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब का ही जब सम्मान नहीं होगा तो संवैधानिक तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार भी खतरे में है और अमित शाह सबसे मुश्किल वक्त में फंस गए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।